नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। कल हम आपसे क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि सीज फायर रहेगा या टूटेगा। अब बस डिसाइड होना बाकी नहीं है, अब बस ये अनाउंस होना बाकी है कि सीज फायर टूट गया, क्योंकि सीज फायर टूटने के कई सबूत हम आपको दिखाने वाले हैं। स्वागत है फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर से। आज फोकस उस सीज फायर पर जो दुनिया के लिए शायद एक धोखा है। अमेरिका और ईरान को यह महा धोखा पाकिस्तान ने दिया है। मुनीर ने अमेरिका ईरान की सीज फायर वाली शर्तों में ही महा घोटाला कर दिया है। यह महा घोटाला लेबनान पर किया गया था, जिसके बाद इस्लामाबाद एकॉर्ड सीधे कूड़ेदान में दिखाई दे सकती है। 24 घंटे से भी कम का समय बाकी है जब अमेरिका ईरान में सीज फायर टूट सकता है और फिर से पूरा गंभीर भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। गाड़ी की लड़ाई ईरान से शिफ्ट होकर लेबनान पर आ गई। इजराइल वहां बीते 24 घंटे से भीषण बमबारी कर रहा है। अमेरिका ईरान की वार्ता से पहले लेबनान में विध्वंस हुआ है। 254 लड़ाकों को इजराइल ने हवाई हमलों में मार दिया है, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। और बात इजराइल के हमले के पीछे की साइबर तकनीक की। हिजबुल्लाह के लड़ाके जूम पर मीटिंग कर रहे थे, उनका आईपी एड्रेस पता करके इजराइल ने बमबारी कर दी। इसके अलावा 3 राज्यों में वोटिंग से जुड़ी बड़ी खबर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत युद्ध की फिक्र से। सबसे पहले बात टाइमिंग की करते हैं। अमेरिका और ईरान में जब सीज फायर हो चुका है, जब इसी सीज फायर पर 10 तारीख को यानी कल दोनों देशों के प्रतिनिधि बातचीत करने वाले थे, तभी लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी का मतलब क्या है? सीज फायर के बाद भी लेबनान में हो रही भीषण बमबारी के बाद दुनिया में कौन मानेगा कि यह युद्ध रुक गया है? मानवता की फिक्र करने वाले हर एक इंसान को यही सवाल परेशान कर रहा है। इजराइल का कहना है कि लेबनान सीज फायर की शर्तों में शामिल नहीं है। व्हाइट हाउस का कहना है कि लेबनान शर्तों से अलग था। ईरान का कहना है कि बिना लेबनान के कैसा सीज फायर। ईरान ने इसी चक्कर में होर्मुज को फिर से लॉकडाउन कर दिया है। और सबसे हैरानी की बात है, पाकिस्तान का लेबनान के नाम पर अमेरिका और ईरान दोनों के साथ महाधोखा। इस धोखे की वजह से कल इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता डिरेल हो सकती है, बल्कि उससे पहले यह धोखा वार्ता बनती जा रही है। अमेरिका ईरान में फिर से युद्ध शुरू हो चुका है और लेबनान पर हुए हमले की डिटेलिंग परेशान करने वाली है। इस भयानक हमले में हिजबुल्लाह के गढ़ बेरूत पर इजराइल ने पिन पॉइंटेड बमबारी की है। हिजबुल्लाह के अहम नेटवर्क पर हमला किया। कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में सीक्रेट बेस होने की इंटेलिजेंस के बाद इस बिल्डिंग को बम से उड़ा दिया गया। इजराइल की वायुसेना ने बेरूत में कोस्ट के पास भी एक बिल्डिंग को निशाना बनाया। इस धमाके के बाद मलबे के गुबार को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। बेरूत में तीसरा मिसाइल हमला हिजबुल्लाह के कमांड ऑफिस पर किया गया। इस हमले का वीडियो स्थानीय लोगों ने खुद बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वहीं दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ पैराट्रूपर्स ने ऑपरेशन कर हिजबुल्लाह के कमांड बिल्डिंग को तबाह कर दिया है। हमले के वक्त बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के होने का दावा किया गया है। बेरूत के ही कोर्निश अल मजारा इलाके में एक रेस्टोरेंट पर हमला हुआ। सीसीटीवी फुटेज में लोग हमले के दौरान शेल्टर लेने के लिए दौड़ते दिखे। लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या पाकिस्तान ने सीज फायर कराने के नाम पर धोखा दिया है? हां या ना? क्या पाकिस्तान ने सीज फायर कराने के नाम पर धोखा दिया है? यह मैं क्यों कह रहा हूं, इसका जवाब आपको इस शो में मिलेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी जवाब दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स और यूट्यूब पर आप तुरंत कमेंट करना शुरू करें TV9 भारतवर्ष के हैंडल पर, और मैं आपके सारे जवाब आपके नाम के साथ लूंगा। प्लीज अपना नाम जरूर लिखिएगा। इजराइल का दावा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के सेक्रेटरी को मारा गया। आईडीएफ के बेरूत हमले में अली यूसुफ हार्ची की मौत हुई। इजराइल के 50 लड़ाकू विमानों ने लेबनान पर एक साथ बमबारी की। 10 मिनट में करीब 160 बम से आईडीएफ का भयानक हमला हुआ। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 100 ठिकाने तबाह करने का दावा है। बमबारी के साथ कई जगहों पर आर्टिलरी की भारी शेलिंग की गई। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के सेक्रेटरी के अलावा भतीजे की भी मौत हो गई है। अंडरग्राउंड हथियार डिपो, रॉकेट लॉन्चर पोस्ट, एंटी टैंक लॉन्च पोस्ट और कमांड पोस्ट को नष्ट किया गया। दक्षिणी लेबनान, बेरूत और बेका वैली सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। लेबनान की राजधानी बेरूत में ही सबसे ज्यादा 91 लोगों की मौत हुई है। अल अब्बासिया शहर में ही 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। अकेले बेरूत में 12 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त कर दी गई हैं। इजराइल ने लेबनान में 6 पुलों को तबाह किया है। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह इन पुलों का इस्तेमाल इजराइल पर हमलों के लिए करता था।
जूम मीटिंग कर रहे 254 लड़ाकों का एक साथ खात्मा कर दिया गया। इजराइल के हमलों में लेबनान में 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। रिहायशी इलाकों में हमलों से हर शहर में कई घरों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। यह हमला हैरान करने वाला है, क्योंकि ईरान का कहना है कि उसकी 10वीं शर्त यही थी कि ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी अटैक बंद होंगे। लेकिन नेतन्याहू इससे इनकार कर रहे हैं। वो लेबनान के अलावा ईरान पर भी दोबारा अटैक करने का संकेत दे रहे हैं। लेबनान के पीएम ने इजराइल को किलिंग मशीन कहा। तो हमारे जितने भी दर्शकों से मैंने सवाल पूछा है, मेरा सवाल बड़ा सिंपल था आपसे। मेरा सवाल था कि क्या पाकिस्तान ने सीज़फायर के नाम पर धोखा किया? TV9 भारतवर्ष के अलग अलग हैंडल सोशल मीडिया पर जो है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उस पर जो लोगों के जवाब आ रहे हैं, अब वो मैं आपको दिखाता हूं। क्या पाकिस्तान ने सीज़फायर के नाम पर धोखा किया है? ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, इसके जवाब आने अब शुरू हो चुके हैं। ये लोगों के जो जवाब है, सबसे पहला जवाब जो मेरे सामने आ रहा है, लोगों का कहना है कि हां, पाकिस्तान ने धोखा दिया है। ज्यादातर जो हमारे यहां पर फॉलोअर्स हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर कभी यकीन नहीं किया जा सकता। सर, एक सज्जन लिख रहे हैं, उनका नाम लिखे मैं बता रहा हूं, ब्लॉगर हर्षा राणा, सीज़फायर जरूर टूटेगा। इस शो पर टॉपिक बनाएं कि किस देश के पास क्या एडवांटेज है। ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। यहां पर पाकिस्तान ने गलत किया है लोन के लिए, ये एक सज्जन ने लिखा है। फिर ब्लॉगर हर्ष राणा, इसके बाद अनिता ने लिखा है, यस पाकिस्तान धोखेबाज है, यस पाक की फिरत ही धोखा देने की है, सुनील यादव ने लिखा है। फिर अल्ताफ खान कह रहे हैं ओके। फिर इसके बाद 100M यहां पर धोखा किया है, रसील कह रहे हैं। इलियास खान कह रहे हैं सीज़फायर टूटेगा। कई लोगों का कमेंट आ रहा है, इजराइल के हमलों को लेबनान के राष्ट्रपति ने नरसंहार कहा है। वहीं 2 मार्च से अब तक लेबनान में अलग अलग हमलों में 1784 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इतनी तबाही के बाद भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसने 10 मिनट में 50 फाइटर जेट से 160 से ज्यादा स्ट्राइक करके 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों का अंत कर दिया। यह ऑपरेशन ईरान की भी फिक्र बढ़ा रहा है। इजराइल की पावर से हर कोई खौफजदा है। जानकार कह रहे हैं कि सितंबर 2024 में पेजर और वॉकी टॉकी में गाइडेड धमाकों की तरह ही इजराइल ने आज फिर लेबनान में कोऑर्डिनेटेड अटैक किया। तो क्या हिजबुल्लाह पर इजराइल का यह पेजर अटैक पार्ट 2 था? इजराइल के इस हमले को जूम स्ट्राइक के तौर पर जाना जा रहा है। सबसे बड़ी बात, इसे लेबनान में वर्ष 2024 में हुए इजराइल के पेजर अटैक से भी बड़ा माना जा रहा है। इजराइल ने उस हमले में भी तकनीक का सहारा लिया था। असल में हिजबुल्लाह ने मोबाइल हैकिंग से बचने के लिए हजारों पेजर खरीदे थे। मोसाद ने 5000 पेजर में छोटे विस्फोटक लगाए थे। मैसेज के जरिए विस्फोटक को एक्टिव किया था। पेजर में लगी लिथियम बैटरी फटने से हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हुई थी। देखिए, अमेरिका ईरान सीज़फायर के 24 घंटे भी नहीं हुए कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की भद्द पिट गई है। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब है ये। शाहबाज मुनीर की जोड़ी ने सीज़फायर में ऐसा घोटाला किया है कि खाड़ी में तनाव घटने के बजाय और बढ़ गया है। धोखा पाकिस्तान की फितरत है और वो इससे युद्ध काल में भी बाज नहीं आया। पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक जीत का जो ढोल पीट रहा था, वो ऐसा फटा कि आज उसकी ग्लोबल थूथू हो रही है। इसे पाकिस्तान का शर्त घोटाला कहा जा रहा है। डील कराने की आड़ में ऐसा स्कैम जो उसने अमेरिका और ईरान के साथ किया। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि पाकिस्तान कभी भरोसे लायक मुल्क था ही नहीं, है ही नहीं और होगा भी नहीं। तो अब सवाल है कि उसने ऐसा क्या किया जिसके चलते सीज़फायर पर संकट है। ध्यान से देखिए, आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि 2 हफ्ते तो छोड़िए, 2 दिन भी इसका टिकना मुश्किल है, यानी सीज़फायर का। ये देखिए भाई साहब को। खैर, आपको पाकिस्तानी गद्दारी की इनसाइड रिपोर्ट देखना जरूरी है। ये रिपोर्ट देखने के बाद आप शाहबाज मुनीर का डबल गेम समझेंगे। ये पूरा विवाद खड़ा हुआ सीज़फायर के बाद अचानक लेबनान पर ताबड़तोड़ इजरायली स्ट्राइक के चलते। इसी स्ट्राइक ने पाकिस्तान के महाधोखे की पोल खोल दी। दावा है कि सीज़फायर को लेकर ईरान ने जो प्रस्ताव भेजा था, उसमें लेबनान शामिल था, जबकि अमेरिका की तरफ से आए प्रस्ताव में लेबनान शामिल नहीं था। यहीं पर मध्यस्थ बने पाकिस्तान ने सीज़फायर प्रस्ताव के साथ खेल कर दिया। दावा है कि उसने अमेरिका को ईरान का लेबनान वाला प्रस्ताव नहीं दिया, जबकि बिना लेबनान वाला अमेरिकी प्रस्ताव ईरान को नहीं दिया। यानी शाहबाज मुनीर की जोड़ी ने ओरिजिनल प्रस्ताव में लेबनान वाली हेराफेरी कर दी। इसका एक मतलब यह भी है कि पाकिस्तान ने एक साथ अमेरिका और ईरान को धोखा दिया, क्योंकि अपने एक्सपोस्ट में शाहबाज शरीफ ने लेबनान का जिक्र किया था, लेकिन अब उनके फरेब का पर्दाफाश हो चुका है।
इस्लामाबाद में वाहवाही के चक्कर में दोनों पक्षों का संदेश एक दूसरे को ठीक से नहीं दिया और नंबर बनाने के चक्कर में अपने हिसाब से उसके ड्राफ्ट में बदलाव कर दिया, जिसके चलते कंफ्यूजन यह हुआ कि अमेरिका समझता रहा कि डील में लेबनान नहीं है, ईरान समझता रहा कि सीजफायर वाली डील में लेबनान शामिल है। पाकिस्तान के कपट की वजह से सीजफायर वाली डील के बाद इजराइल ने लेबनान पर विध्वंसक हमले शुरू कर दिए। मतलब आज जो लेबनान नरसंहार जो कर रहा है उसका गुनहगार पाकिस्तान है। सीजफायर पर उसकी छल कपट वाली नीति है और उसके धोखेबाजी पर इजराइल भड़का हुआ है। भारत में इजराइल के राजदूत रुबेन अजार ने कहा है कि हमें पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हम पाकिस्तान को भरोसेमंद देश के तौर पर नहीं देखते हैं। अमेरिका ने अपनी वजहों से पाकिस्तान को शामिल किया है। इससे पहले अमेरिका ने कतर, तुर्की के साथ ऐसा किया था। हमारे लिए अमेरिका के साथ तालमेल अहम है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ईरानी नेताओं के बयानों से भी साफ है कि पाकिस्तान ने डबल गेम किया है। जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान बिना वजह लेबनान अटैक को तूल दे रहा है। लेबनान सीजफायर की शर्त में शामिल ही नहीं था। ये वही जेडी वेंस है जिनको पाकिस्तान आना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव को ट्रंप ने डस्टबिन में फेंक दिया था, जिसके बाद डेडलाइन से डरकर ईरान ने हमारे मुताबिक नया प्रस्ताव दिया। इधर ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने अमेरिका पर अविश्वास जताते हुए कहा कि ट्रंप ने हर बार अपने वादों का उल्लंघन किया है। लेबनान और ईरान से जुड़े सहयोगी समूह सीजफायर के प्रस्ताव में शामिल थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से इस बात को दोहराया था कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि युद्ध और सीजफायर साथ नहीं चल सकते और लेबनान पर इजराइल के हमले सीजफायर का उल्लंघन है। We don't see Pakistan as a credible player. I think that the United States has decided to use the services of the facilitation of Pakistan for their own reasons. We have seen in the past how the United States has managed to take problematic states like Qatar and Turkey and use them for the benefit of achieving an agreement with Hamas. So maybe they will use the facilitation services of Pakistan to bring in the serve of diplomacy this time. It's their decision. अब एक बार फिर से जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या पाकिस्तान ने सीजफायर के नाम पर धोखा किया है, लोगों के जवाब इतने इंटरेस्टिंग है हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर। मैं TV9 भारतवर्ष के YouTube हैंडल को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। उस पर एक सज्जन ने लिखा है, सर वो पाकिस्तान नहीं फेकिस्तान है यहां पर। इसके बाद आप प्रखर लिख रहे हैं, सर इन कॉमर्स जब कोई मिडलमैन प्रॉफिट के लिए फैक्ट छुपाता है तो उसे फ्रॉड कहते हैं। क्या पाकिस्तान ने यूएस एड के लिए यूएई के इंटरेस्ट को सेल आउट कर दिया है? वेरी वेल रिटन प्रखर। यहां पर अरब मोहित ले रहे हैं कि इजराइल नेक्स्ट टारगेट इज पाकिस्तान। थैंक यू अरब मोहित, ये बता रहे हैं। प्रशांत कह रहे हैं इजरायली ब्रदर्स। फिर यहां पर सौरभ का कहना है यहां पर सीज फायर हार गया यूएसए, एक सज्जन ने लिखा है। फिर इसके बाद एक और इजराइल का नाम लिखा है एक ने। इनपुट मिल गया है ईरान का, अभी ईरान के ऊपर अब अटैक होगा, ये जानकारी ये एक सज्जन खुद ही लिख के यहां पर दे रहे हैं। खैर, आप सभी लोग हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब पर लगातार बने रहिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डेटा के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूं, मिस मत करिएगा। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव शो है क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। सवाल यह कि क्या लेबनान पर ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर टूट जाएगा? 40 दिनों के बारूदी युद्ध के बाद जो मिसाइल हमले थम गए थे, क्या वो दोबारा शुरू हो जाएंगे? सवाल यह है कि क्या इस्लामाबाद की शांति वार्ता से पहले ईरान बड़ा फैसला ले सकता है? क्या लेबनान पर जारी हमलों के जवाब में इजराइल के खिलाफ ईरान मोर्चा खोल सकता है? क्या सीजफायर पर ट्रंप के सामने ईरान नई शर्तें रख सकता है जिसका एक चैप्टर लेबनान होगा? तेहरान के तेवर बता रहे हैं कि सीजफायर खतरे में है और ये किस वक्त टूट जाए कोई नहीं जानता है। अब सबकी नजरें हैं इस्लामाबाद में कल होने वाली बैठक पर, जहां अमेरिका और ईरान के नेता पहुंचने वाले हैं। हालांकि बदले हालात में कौन आता है, कौन दूरी बनाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। शाहबाज मुनीर की जोड़ी ने जो धोखा किया है, उसके बाद इस समिट को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट हर तरफ से है। पहले यह तय हुआ कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे और इस टीम में उनके साथ स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जराड कुश्नर होंगे। ये पहले भी थे दोनों, आपको याद होगा, बमबारी से ठीक एक दिन पहले तक ये बातचीत कर रहे थे। खैर, जबकि ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबाफ होंगे। इन दोनों को मोहलत दी गई थी, कहा गया था अमेरिका की तरफ से हम इनको मार देंगे, हमने इनको अभी मोहलत दे दी है। लेकिन अब तक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, पल पल खबरें बदल रही हैं। आइए जरा फ्लोर देखते हैं। अल जजीरा के हवाले से लेटेस्ट अपडेट यह है कि इस बैठक में पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान तीनों देशों के प्रतिनिधि तो होंगे। पाकिस्तान की तरफ से पीएम शहबाज शरीफ,
फील्ड मार्शल असीम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक डार और एनएसए लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक होंगे। अमेरिका से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेराड कश्नर और सेंटकॉम कमांडर ब्रिगेडियर ब्रैड कूपर रहेंगे। जबकि ईरान के प्रतिनिधियों में मोहम्मद बागिर कालीबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची शामिल हैं। हालांकि इस अपडेट से पहले यह खबर आई थी कि लेबनान में अगर सीज़फायर नहीं हुआ तो इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में ईरान नहीं जाएगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं? सोचिए जरा, जब ये लोग बैठक कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, ओमान के विदेश मंत्री ने कहा सब सही जा रहा है और इन्होंने सुप्रीम लीडर पे हमला कर दिया, तो इस बैठक पर कौन यकीन करेगा? वो तो ओमान था, ट्रस्टेड था ईरान का। यहां तो पाकिस्तान है, इसके ऊपर किसी का ट्रस्ट नहीं है। दुनिया में ईरान के बाद सबसे बड़ी शिया कम्युनिटी हालांकि पाकिस्तान में ही है, लेकिन उनकी हालत वहां पर ठीक नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। यानी तेहरान पाकिस्तान में होने वाली वार्ता को लेकर तेवर दिखा रहा है। इस बात को तब और हवा मिली जब पाकिस्तान में ईरानी राजदूत ने वार्ता से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया। इस पोस्ट के जरिए वार्ता में ईरानी भागीदारी को लेकर जानकारी दी गई थी। पाकिस्तान का सीज़फायर प्लान पहले स्टेज पर दम तोड़ता दिख रहा है। अभी तक मीटिंग की लोकेशन भी किसी को पता नहीं। एक सवाल यह भी है कि अगर ये लोग पहुंच भी गए तो वार्ता कितनी सफल होगी, या फिर मीटिंग हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए इसका करता धरता धूर्त पाकिस्तान है। वैसे इस मीटिंग से ठीक पहले ट्रंप ने लेबनान पर आग बबूला हो रहे ईरान को 5 बड़ी वार्निंग दे डाली है। उन्होंने कहा कि ईरान डील नहीं मानता है तो बड़े हमले होंगे। अमेरिका किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिकी सेना हथियारों के साथ पूरी तरह अलर्ट रहेगी। ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी और होर्मुज़ स्ट्रेट को हर हाल में खुला और सुरक्षित रखना ही होगा। ईरान युद्ध में सबसे बड़ी बात यह है कि शांति और सीज़फायर की बात पाकिस्तान जैसा देश कर रहा है, जो हमेशा से सीज़फायर का उल्लंघन करता रहा है, जो बॉर्डर पर जुल्म करता रहा है, जिस पर युद्ध विराम तोड़ने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में कई बार मुनीर के सैनिकों पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगा है। इस्लामाबाद में ईरान युद्ध पर शांति वार्ता को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान और ईरान के बीच में 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। 900 किलोमीटर का बॉर्डर। खैर, ये वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है जो अपने आप में एक कूटनीतिक मजाक है। सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। इसके रुझान लगातार लेबनान से आ रहे हैं। लेबनान पर हमलों के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि सभी पक्षों को शांति पर सहमति बनानी चाहिए। मतलब पाकिस्तान भी शांति वाला ज्ञान दे रहा है, जबकि वो खुद दुनिया में अशांति फैलाने का बिजनेस करता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप तो पहले इनके पीस प्राइज नॉमिनेशन से खुश हो गए और उससे पहले मिनरल्स की चमक से चकाचौंध हो गए। वो मिनरल्स कहां है कोई नहीं जानता है। खैर, ईरान और अमेरिका के बीच जिस सीज़फायर से पूरी दुनिया राहत की उम्मीद कर रही थी, उसने मुसीबत को और बढ़ा दिया है। ऐसा लग रहा है कि ईरान की सरकार अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गलियारे होर्मुज़ स्ट्रेट को खोल देगी। लेकिन लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने लॉकडाउन लगा रखा है। सीज़फायर को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। होर्मुज़ की तस्वीर जस की तस है। दुनिया की सबसे अहम समुद्री नब्ज पर ईरान का हाथ है और अगर उसने हाथ नहीं हटाया तो यकीन मानिए पूरी दुनिया में तेल का वो संकट खड़ा हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं होते तब तक होर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खुलेगा। उसका दावा है कि यह शर्त पहले ही सीज फायर डील का हिस्सा थी, लेकिन अमेरिका का कहना है कि ईरान इस समझौते को तोड़ रहा है और उसे तुरंत होर्मुज़ स्ट्रेट खोलना चाहिए। सीज फायर के 48 घंटे बाद भी होर्मुज़ स्ट्रेट बंद है। IRGC ने कई जहाजों को बीच रास्ते से ही लौटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑरोरा समेत कई टैंकों को मुड़ना पड़ा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि अभी सिर्फ 4 जहाजों को गुजरने की अनुमति मिली है, जबकि 300 से 400 मालवाहक जहाज होर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। करीब 180 तेल टैंकर होर्मुज़ के खुलने के इंतजार में खड़े हैं और लगभग 17.5 करोड़ बैरल तेल इस वक्त होर्मुज़ स्ट्रेट में अटका हुआ है। और फिक्र में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस अधूरे ख्वाब की जिसे वो वर्षों से देख रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ 39 दिन तक युद्ध लड़ा। कई लोग इसे ईरान के सामने अमेरिका की हार मान रहे हैं, लेकिन ट्रंप को लगता है कि शायद यह जीत अधूरी है। इसीलिए ईरान से सीज़फायर के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप अपने सहयोगियों पर ही बरस रहे हैं। अब ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर कहते हुए पोस्ट किया है कि वो ग्रीनलैंड को अब तक भूले नहीं है। पूरे ग्रीनलैंड में कई बेशकीमती खनिज और धातुएं मौजूद हैं। ग्रीनलैंड में 60 लाख टन ग्रेफाइट है।
यहां 2,35,000 टन लिथियम है। ग्रीनलैंड के नीचे 28.43 अरब बैरल तेल के बराबर कार्बन होने का अनुमान है। यानी पहले ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान का तेल चाहिए, वो सपना पूरा नहीं हो सका। अब ट्रंप ग्रीनलैंड में बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। ग्रीनलैंड ट्रंप का सपना है। ग्रीनलैंड को खरीदने की बात ट्रंप पहले भी कर चुके हैं। यह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह आर्कटिक पर कंट्रोल की लड़ाई है। यह रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की रणनीति है। ईरान युद्ध में सीजफायर के ऐलान के बाद ट्रंप ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में ट्रंप ने ईरान युद्ध के दौरान सहयोग न मिलने को लेकर अपनी नाराजगी जताई। वहीं मार्क रूटे ने थोड़ा संभले हुए अंदाज में बयान देते हुए कहा कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग में नेटो ने यूएस का साथ नहीं दिया। तो वहीं मार्क रूटे ने कहा कि ट्रंप बस नेटो सहयोगी देशों से नाराज हैं। ट्रंप ने कहा नेटो सिर्फ कागजी शेर है। इस बार हद पार कर दी। नेटो चीफ ने कहा कई यूरोपीय देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। ट्रंप ने कहा नेटो सिर्फ नाम का संगठन है, अमेरिका ही नेटो है। इस पर मार्क रूटे ने कहा ट्रंप माने या ना माने, नेटो अमेरिका के साथ रहा है। आखिर किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार नेटो पर भड़कते हुए ग्रीनलैंड वाले इरादे जाहिर किए, इस रिपोर्ट में देखिए। जब हमें नेटो की जरूरत थी तब वे वहां नहीं थे, और अगर हमें फिर से उनकी जरूरत पड़ेगी तो भी वो हमारी मदद के लिए नहीं होंगे। ग्रीनलैंड को याद रखना, बर्फ का वो विशाल बद इंतजाम टुकड़ा। ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता हूं या नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड में हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध किया तो टैरिफ लगाऊंगा। ग्रीनलैंड बेच दो या हमले के लिए तैयार रहो। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सिर्फ 5 हेलीकॉप्टर लगेंगे। युद्ध में अमेरिका को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने की वजह से अमेरिका स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली से अपनी सेना हटा सकता है। वहीं पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया और ग्रीस में अपनी फौज तैनात कर सकता है। फिक्र में अगली पॉलिटिकल खबर चुनावी राज्यों से है, जिसमें प्रचार और मतदान दोनों साथ साथ चला। मतदान असम, केरलम और पुडुचेरी में हुआ, जबकि प्रचार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। आज के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल की रैलियां काफी चर्चा में रहीं। चर्चा में इसलिए क्योंकि उन्होंने हल्दिया रैली में 6 गारंटी दी, जिसे उन्होंने मोदी की गारंटी का नाम दिया। पीएम ने कहा कि बंगाल में सरकार बनने पर गुंडागर्दी खत्म की जाएगी, कानून का राज होगा, सरकारी सिस्टम में सेवा के लिए जवाबदेही तय होगी, घोटाले, भ्रष्टाचार और महिला अपराध की फाइल खुलेगी, जनता का पैसा लूटने वाले भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, भारत की जमीन से घुसपैठियों की विदाई होगी, और आखिरी गारंटी थी बीजेपी सरकार बनते ही 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। इन 6 गारंटियों के साथ पीएम मोदी टीएमसी पर काफी हमलावर थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बंगाल का यह चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बल्कि ये बंगाल की खोई शान और उसकी पुरानी पहचान को वापस लाने की लड़ाई है। मोदी जी स्वागत। बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कटमनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। इनको पीएम शब्द से इतनी नफरत है, ये पीएम नाम से जुड़ी हर स्कीम का या तो नाम बदल देते हैं या लागू ही नहीं करते हैं। हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रैप केस की फाइलें खुलेगी। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, और बंगाल में लुटेरों का सबका हिसाब होगा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में प्रचार चल रहा था तो अन्य राज्यों में वोटिंग हो रही थी। शाम 6 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक असम में 85.13% मतदान हुआ है, केरल में 77.55% और पुडुचेरी में लगभग 90% वोट डाले गए हैं। भाई, इसके लिए तो हमारे जितने भी यहां पर वोटर्स हैं, जनता है, वो बधाई के पात्र हैं। वेल डन, प्राउड ऑफ यू। अभी मतदान के अंतिम आंकड़े आना बाकी हैं, जिसके बाद वोट प्रतिशत में थोड़ा बदलाव हो सकता है। अगर अब तक आए डेटा के आधार पर 2021 के विधानसभा चुनाव में हुई वोटिंग से तुलना करें
तो मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ा है। शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के आधार पर असम में लगभग 4% मतदान बढ़ा है। केरल में भी पिछली बार के मुकाबले वोट प्रतिशत में इतना ही इजाफा दिख रहा है, जबकि पुडुचेरी में मतदान में बढ़ोतरी लगभग 7% हुई। आपको फिर बताते हैं, तुलना हमने शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के आधार पर की है। अंतिम आंकड़े जारी होने पर इसमें बदलाव हो सकता है। बंगाल और तमिलनाडु के साथ इन राज्यों में 4 मई को वोटों की गिनती होगी। पोलिंग भी अच्छा हुआ है और बहुत शांति से हुआ है। सिंगल फेज का पोलिंग हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी रिस्क लिए थे असम जैसा प्रदेश में सिंगल फेज चुनाव करवाने का। दिस टाइम द वोट्स ऑफ द लोकल असमीज पीपल हैज गन अप टू 90%। ऐसा लगता है कि इससे माइनॉरिटीज भी आपको वोट दिया है इससे? देखिए, माइनॉरिटी का एक जो हमारा असम का लोकल माइनॉरिटी है, उनका एक समूह का वोट बीजेपी कॉन्स्टेंटली मिलते हैं। वो समाज जहाँ मेजोरिटी है 90% है, वो समाज में 25 सीट होते हैं। मेरा लोग बोल रहे हैं कि 2 सीट में हम लोग आगे है। अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल में उत्तर प्रदेश का चैप्टर, जहां चुनाव तो अगले वर्ष है, लेकिन राजनीतिक पोस्टर वॉर अभी से शुरू है। दरअसल 2 दिन पहले लखनऊ में बॉलीवुड फिल्म धुरंधर की तर्ज पर एक पोस्टर लगा। इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना फिल्म में दिखाए गए लियारी से की गई। पोस्टर के एक कोने में लियारी राज लिखा गया और अखिलेश यादव की तस्वीर लगी। दूसरे कोने में धुरंधर सीएम लिखकर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाई गई। ये पोस्टर यूथ अगेंस्ट माफिया संगठन के नाम से लखनऊ में सीएम आवास के बाहर समेत कई जगहों पर लगे। समाजवादी पार्टी के समर्थकों की नजर इन पोस्टर पर पड़ी तो उन्होंने पोस्टर फाड़ दिए और कई जगहों पर सरकार विरोधी पोस्टर लगा दिए, जिनमें धुआंधर लिखा था। मतलब यूथ अगेंस्ट माफिया के पोस्टर में धुरंधर लिखा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने धुआंधर लिख दिया। इन धुआंधर वाले पोस्टर में 2017 के बाद से हुई आपराधिक घटनाओं की न्यूज क्लिपिंग्स को हाईलाइट किया गया था। हालांकि बाद में नगर निगम ने धुरंधर सीएम वाले पोस्टर हटा दिए, लेकिन तब तक यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका था, जिस पर आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कटाक्ष किया कि जो लोग पोस्टर बैनर लगा रहे थे वो जानते ही नहीं थे कि धुआंधर धुरंधर। पोस्टर बैनर लगने के बाद पूरा प्रदेश और देश जान गया है कि धुआंधर कौन है। सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। एक बार दोनों पक्षों को सुनिए, फिर अगली खबर की तरफ। कालीन भाई, प्रोटीन भाई और अब किडनी भाई, लगता तो ये है कि इस पर कोई OTT पर सीरीज बनेगी। जो लोग पोस्टर बैनर लगा रहे थे, लोग जानते ही नहीं थे कि धुआंधर कौन है। धुआंधर कौन है। लेकिन लखनऊ के पोस्टर लगने के बाद पूरा प्रदेश और देश जान गया है कि धुआंधर कौन है। यदि कोई फिल्मकार साहित्यकार अपने शब्दों से अपने चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शित करता है तो इसका सराहना होनी चाहिए। और जिसको चिढ़ रहे लोग, उनको पीड़ा हो रही है और उनका कार्यकाल भी हमेशा गुंडई अराजकता भरा। आजमगढ़ इससे अछूता नहीं रहा है। नेताजी ने बड़ी मेहनत करके समाजवादी पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी चौपट हो गई है। अखिलेश जी को इस पर बात करनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी चौपट कैसे हुई। आपने देखा होगा कल एक पोस्टर लगाया गया जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव साहब के ऊपर टिप्पणी करी गई। इससे पहले भी एक पोस्टर लगे। भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे पोस्टर लगवाती है जो आदरणीय अखिलेश यादव साहब पे गलत टिप्पणी करने का काम करते हैं, लियारी राज से जोड़ने का काम करते हैं। उसी के जवाब में हमने पोस्टर लगाया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनकी छवि खराब करने के काम कर रही है और लगातार उनके असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब आपको उस रफ्तार के बारे में बताते हैं जिस पर घाटे का ब्रेक लगता जा रहा है। यह रफ्तार है भोपाल मेट्रो की, जिसे करीब 3 महीने पहले यात्रियों के सफर और सुविधा के लिए शुरू किया गया था, लेकिन वहां मेट्रो में सफर करने वाले यात्री ही नहीं गायब हैं। चलो गच्छे कोथाए। मेट्रो स्टेशन का एंट्री गेट हो, सीढ़ियां हो, प्लेटफॉर्म हो या मेट्रो के अंदर का सीन, सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है। शोले फिल्म की याद आ गई। यहां इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जिसमें नुकसान ही नुकसान है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक भोपाल मेट्रो को रोज चलाने का खर्च करीब 8 लाख रुपए, जबकि उससे रोज होने वाली कमाई सिर्फ 15 से 20 हजार है। मतलब भोपाल मेट्रो अपने रोजाना ऑपरेशंस का 5% हिस्सा भी नहीं निकाल पा रही है। इसीलिए सवाल है कि भोपाल मेट्रो आखिर सफेद हाथी क्यों बन गई? प्लानिंग में कमी है या शुरू करने में जल्दबाजी हो गई? गलती किसकी है? और यात्रियों ने भोपाल मेट्रो से दूरी बनाई, उनकी ऐसी भी मजबूरी क्या है? इस पर हमने फिक्र वाली फाइल तैयार की है, जो कि मेट्रो के संचालन की योजना बनाने वाले सिस्टम को ट्रैक पर लाएगी। पहले भोपाल मेट्रो पर फिक्र की डेटा फाइल देखिए। भोपाल में बन रही मेट्रो के फेज 1 की दूरी करीब 28 किलोमीटर है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 7,500 करोड़ रुपए है, बल्कि 7,500 से 8,000 करोड़ रुपए तक इसकी लागत है। अभी जो मेट्रो ट्रैक शुरू किया गया है वो सिर्फ 7 किलोमीटर का है, जिसे प्रायोरिटी कॉरिडोर नाम दिया गया है। यह भोपाल एम्स से सुभाष नगर तक का है। स्थिति यह है कि शुरुआत में जिस मेट्रो में करीब 1200 से 1300 लोग रोजाना सफर करते थे, उनकी संख्या अब सिर्फ 350 के आसपास रह गई है। इसने मेट्रो प्रबंधन को ऑपरेशनल फैसलों पर बार बार पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। शुरू में मेट्रो रोजाना 17 फेरे लगाती थी, जनवरी में इसे 13 किया गया, अब इसे कम करके 9 कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि भोपाल मेट्रो की ऐसी हालत क्यों हो गई? सोचिए जरा, भोपाल में मेट्रो घाटे के ट्रैक पर क्यों दौड़ रही है? अब जरा इसकी वजह समझते हैं। पहली वजह, सीमित कनेक्टिविटी, क्योंकि अभी सिर्फ 7 किलोमीटर के ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। दूरी कम है, इसीलिए जिन लोगों को दूर जाना है वो मेट्रो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेट्रो के बजाय वो निजी वाहनों, ऑटो और बाइक को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरा कारण है मेट्रो के लिए लंबा इंतजार। अभी 2 ट्रेनों के बीच का गैप, मतलब मेट्रो की फ्रीक्वेंसी करीब 75 मिनट है। ऐसे में 7 किलोमीटर के सफर के लिए 75 मिनट का इंतजार लोगों को ज्यादा लग रहा है, ऑब्वियस है। तीसरी वजह है मेट्रो के चलने का समय। जो मेट्रो पहले 9 बजे चलती थी, अब वो दोपहर 12 बजे से शुरू हो रही है। ये समय ऑफिस या स्कूल जाने वालों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा मेट्रो को शाम 7:30 बजे ही बंद कर दिया गया था। एक और कारण है मेट्रो स्टेशन तक का साधन, क्योंकि मेट्रो स्टेशन तक आना और जाना मुश्किल है। ना ही ज्यादा ई रिक्शा है, ना ही फीडर बसों की व्यवस्था है। इसीलिए भी लोग मेट्रो से ज्यादा दूसरे साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जब भोपाल मेट्रो पे पहुंचे तो वहां उन्हें सिर्फ 3-4 लोग ही दिखे, और ये वो लोग थे जो मेट्रो में घूमने आए थे या उसे पहली बार देखने आए थे। भोपाल मेट्रो में हम सफर कर रहे हैं और आप देखिए मेरे साथ पूरी तस्वीर आप देख लीजिए इस स्टेशन की। ये सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से लेकर अब हम एम्स की ओर जा रहे हैं, और मुश्किल से 1 या 2 यात्री ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वरना यहाँ से मेरे दाईं ओर और बाईं ओर दोनों ही तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यात्री बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। 8 लाख रुपए प्रतिदिन इस मेट्रो पर खर्च कर रहे हैं, सरकार खर्च कर रही है, और कमाई इससे कितनी हो रही है? मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपए रोजाना। तो ऐसे में जो राउंड्स थे मेट्रो के, वो शुरुआत में 17 राउंड्स थे, उससे घटाकर अब महज 9 राउंड्स यानी कि 9 राउंड कर दिए गए हैं। 9 बार ही मेट्रो आ जा सकेगी। गर्मी का मौसम के कारण और इसका टिकट जो है थोड़ा हाई लेवल है। अभी हम लोग जा रहे हैं एम्स तक। इसमें हमारा 2 बच्चे हैं और इसका लग रहा है 320 रुपये का। इतने में तो हम इंदौर पहुंच जाते हैं। अच्छा, इतने में तो हम इंदौर पहुंच जाते हैं। भोपाल आधा नहीं उड़ पा रही है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए पूरी मेट्रो खाली है। आधा घंटे का हमने इंतजार किया, 3 बजे के करीब हम आए थे, और उसके बाद हमने टिकट लिया रानी कमलापति स्टेशन के लिए। तो ऐसे हाल है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये अभी शुरुआती रुझान है और अभी हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही ये ट्रैक बड़ा होगा, 20 से 25 किलोमीटर का होगा, लोगों को लंबी यात्रा करनी होगी, उसके बाद मेट्रो बहुत ही असरदार, किफायती, महत्वपूर्ण भोपाल के लिए साबित होगी। मगर फिलहाल तो मेट्रो की स्थिति भोपाल में ठीक नहीं है। रफ्तार का स्लो। एक फिल्म आई थी लाइफ इन अ मेट्रो, इसको देखने के बाद फिल्म बन सकती है स्टे अवे फ्रॉम मेट्रो। भैया स्टे अवे मत करिए, बड़ा अच्छा साधन है, प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट। भोपाल मेट्रो के रूट में नुकसानगंज का स्टेशन क्यों आ रहा है, वजह आपने देख ली है, लेकिन इसके अच्छे दिन कब आएंगे और कैसे आएंगे
अब ये देखिए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, डोंट मिस इट आउट। जब काम फीता काटने की जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग से होगा, सिर्फ 7 किलोमीटर से काम नहीं होगा। जब करीब 28 किलोमीटर का पूरा फेज शुरू हो जाएगा, तब यात्री लंबी दूरी के लिए मेट्रो का सफर चुनेंगे। जब मेट्रो स्टेशन तक आने जाने के साधन पर्याप्त होंगे, तब लोग मेट्रो में चलना पसंद करेंगे। इसके अलावा किराया ऐसा होगा जो यात्रियों की जेब पर भारी न पड़े और लोगों की जरूरत के हिसाब से समय का भी ध्यान रखा जाए, जो उनके आने जाने के मुताबिक हो। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें जरूर हैं। मेट्रो ट्रैक छोटा है, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट बनने पर मेट्रो भोपाल के लोगों के लिए लाइफलाइन बन जाएगी। देखिए, मेट्रो हमारा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। मेट्रो भोपाल और इंदौर में शुरू हुई है अभी, क्योंकि शुरुआती फेज है, इसके और फेजेस आने हैं, पर विशुद्ध रूप से ये भोपाल और इंदौर की जनता की सुविधा के लिए है और हमारी कटिबद्धता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो। भोपाल और इंदौर लगातार बड़े शहर हो रहे हैं और आगे पीछे इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इस खबर पर फिक्र का लेंस क्या कहता है? भोपाल मेट्रो घाटे में चल रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि दिल्ली मेट्रो को छोड़कर जयपुर जैसे कई बड़े शहरों की मेट्रो घाटे के ट्रैक पर ही हाँफ रही है। लेकिन इसमें फिक्र यात्रियों के सन्नाटे से ज्यादा प्लानिंग के सन्नाटे की है। एक सच ये भी है कि कई बार मेट्रो जैसी परियोजनाएं टेबल पर जरूरत को देखकर नहीं, चुनावी कैलेंडर को देखकर बनती है। जरूरत है इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार और राजनीतिक उपलब्धि से ज्यादा आम आदमी की आवश्यकता माना जाए। उसे ध्यान में रखकर योजना बने, रूट और किराया तय हो, सुविधाएं हो, और अगर यात्री फिर भी ना आए तो रिसर्च की जाए कि जिस मेट्रो को लोगों की सुविधा के लिए शुरू किया गया, लोग उससे दूर क्यों हैं। जब ये काम होगा तभी मेट्रो के अच्छे दिन आएंगे।